बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा अकबर बादशाह महल में आराम फरमा रहे थे कि अचानक बाहर से शोर की आवाज़ आई। अकबर बादशाह ने वज़ीर से कहा कि मुहाफ़िज़ों को बाहर भेजो, पता करवाओ कि इतना शोर क्यों है। जब वज़ीर बाहर गया तो देखा कि चंद आदमियों ने एक बूढ़े आदमी को पकड़ा हुआ है। चंद औरतें भी उनके साथ हैं और इस गांव का काजी भी, जिसके सर पर सफ़ेद पगड़ी थी, हाथ में डंडा लिए सामने खड़ा था। वो मुहाफ़िज़ों से इस बात का मुतालबा कर रहा था कि अकबर बादशाह से मिलने की इजाज़त दी जाए। मुहाफ़िज़ बार बार कह रहे थे कि बादशाह सलामत इस वक्त आराम कर रहे हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते, लिहाजा यहाँ से चले जाओ। वज़ीर ने वापस आकर बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल बताई कि काजी साहब भी, जो इस गांव का है, वो आपसे मिलना चाहता है। अकबर बादशाह ने वज़ीर से कहा कि मुहाफ़िज़ों के पास जाओ, उनसे कहो कि काजी साहब को अंदर आने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर गया और अकबर बादशाह कमरे में आ गए। बाकी हुजूम को मुहाफ़िज़ों ने बाहर रोका। जैसे ही काजी साहब बादशाह के कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो अकबर बादशाह ने काजी साहब से कहा, काजी साहब, मुझसे मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई और बाहर तुमने इतना हजूम इकट्ठा क्यों कर रखा है। यह सुनकर काजी साहब ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं इस गांव का काजी हूँ। आज तक कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं आया जो मैंने इंसाफ पर मबनी ना किया हो, लेकिन एक वाहिद मुकदमा जिसने मुझे हिला कर रख दिया। अकबर बादशाह ने पूछा, बताओ कौन सा मुकदमा है। तो काजी साहब ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास एक बूढ़ी औरत मुकदमा लेकर हाजिर हुई। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। उस बूढ़ी औरत के शोहर को गांव के लोगों ने पकड़ा हुआ था। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, बताओ क्या बात है, तुमने इसको क्यों पकड़ा हुआ है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी मेरा शोहर है और ये नौजवान लड़की मेरे बेटे के घर वाली है। मेरा बेटा एक बड़े ताजिर के यहाँ मुलाजमत करता है। मेरा बेटा तिजारत के सिलसिले में ताजिर के साथ अक्सर औकात बाहर आता जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे खबर मिली कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है। मैंने अपने शोहर से कहा कि तुम मुझे मेरी माँ के घर ले चलो, तो उसने मुझे कहा कि मुझे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो मैं खुद ही सवारी लेकर अपनी माँ के गांव चली गई। पीछे मेरी बहू घर में अकेली थी और मेरा शोहर जानता था कि मेरी बहू घर में अकेली है, क्योंकि घोड़े से गिरने की वजह से उसे चोट लगी थी, वो चल नहीं सकती थी। लिहाजा मुझे मजबूरी में अपनी बहू को घर में अकेला छोड़कर जाना पड़ा। मेरे शोहर ने बहाना बनाया था कि मैं भी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने पड़ोसी औरत की जिम्मेदारी लगाई कि मेरी बहू की देखभाल करते रहना, और मैं अपनी माँ के घर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मेरी बहू सर पटकने लगी और मुझे कहा कि मेरे ससुर यानी आपके शोहर ने अकेले में मेरे साथ ज़्यादती की और मुझे खामोश रहने के लिए डराता रहा। मैंने उस वक़्त उससे कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मैं आज चुप कर गई तो ये सारी ज़िंदगी मुझे इसी तरह डरा डरा कर मेरे साथ ज़्यादती करता रहेगा और इस बात का पता भी किसी को नहीं चलेगा। मैं फ़ौरन काजी के घर गई और कहा कि काजी साहब मेरा मुकदमा सुने और मेरे शोहर को सख्त से सख्त सज़ा दें कि आने वाले वक्त में कोई भी ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक ना कर सके। मैंने उस औरत को यकीन दिलाया कि उसे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। मुकदमे का दिन मुकर्रर किया गया और मुकदमे वाले दिन अदालत लग गई। मैंने सबसे पहले इसकी बहू से पूछा, आप बताओ क्या माजरा है।
तो उसने वही अल्फाज दोहराए जिस तरह पहले उसकी सास कह चुकी थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के बुजुर्ग शोहर के अल्फाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा, काजी साहब, मैं किसी काम के सिलसिले में अपने दोस्त के साथ शहर से बाहर चला गया। जिस दिन मेरी बीवी घर लौटी उसी दिन मैं घर लौटा, मगर जैसे ही मेरी बीवी ने घर में कदम रखा तो मेरी बहू ने सर पटकना शुरू कर दिया और मुझ पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाने लगी। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आई कि क्या करना चाहिए। काजी साहब ने कहा, मैं कैसे मालूम करूं कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन झूठा। इस मुकदमे की कार्रवाई को शुरू हुए तकरीबन 4 दिन हो गए, लेकिन मैं अभी तक इंसाफ तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि जब मैं लड़की की बातों की तरफ देखता हूं तो मुझे सारे सबूत उसके ससुर के खिलाफ जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं उसके ससुर के पहलू की तरफ देखता हूं तो सारे सबूत उसकी बहू के खिलाफ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, लिहाजा आप इंसाफ करने में हमारी मदद करें और उस बूढ़ी औरत का मुकदमा आप सुने। अकबर बादशाह ने कहा, कल तुम बूढ़ी औरत, उसके शोहर और उसकी बहू को हाजिर करना। मैं कल ही इस मुकदमे का फैसला करूँगा। सुबह का वक्त हुआ। बादशाह सलामत अदालत में तशरीफ़ लाए। काजी साहब उन लोगों को लेकर अदालत में पहुंच चुके थे। जैसे ही बादशाह सलामत नशिस्त पर बैठे तो काजी साहब ने कहा, बादशाह सलामत, आपके हुक्म के मुताबिक ये सब आपके सामने हाजिर हैं। अब आप इनके दरमियान फैसला कीजिए कि इनमें से कौन मुजरिम है और कौन पाक दामन है। ये सुनने के बाद अकबर बादशाह ने दोबारा उनके दलाइल सुने और थोड़ी देर सोच में पड़ गया। इसके बाद बादशाह सलामत ने 4 सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और उस जगह 2 बड़े बड़े गड्ढे खोद दो। हुक्म के मुताबिक 2 बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए जो तकरीबन 4 फुट गहराई के थे। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि इन घड़ों को साफ पानी से भर दो। हुक्म की तामील की गई, घड़े पानी से भर दिए गए। तमाम दरबारी ये सारा मंजर देख रहे थे कि बादशाह सलामत क्या सरअंजाम देने वाला है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बादशाह सलामत मुजरिम को पकड़ने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार कर रहे हैं। हत्ता कि काजी साहब भी हैरान परेशान था कि बादशाह ने मुकदमा सुनने की बजाय किन कामों में सिपाहियों को लगा दिया। अब बादशाह सलामत ने सिपाहियों के कान में कुछ कहा और थोड़ी देर के बाद सिपाही एक बुजुर्ग बाबा को लेकर अदालत में हाजिर हुआ। उस बुजुर्ग बाबा की दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी। बादशाह सलामत ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुजुर्ग के सामने 2 गिलास पानी रख दिए जाएं। इनकी तामील हुई और 2 गिलास पानी के रखे गए। बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर दोनों गिलासों पर फूंका और फिर बादशाह ने हुक्म दिया, ये पानी कोई आम पानी नहीं बल्कि ख़ास पानी है। ये पानी आप लोग अपने घड़े में डालें। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा, इन दोनों में से जो भी मुजरिम होगा उस घड़े का रंग सुर्ख होना शुरू हो जाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन दोनों को घड़ों में खड़ा करके देखा जाए। जिसके घड़े का पानी सुर्ख होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा और उसकी बात की किसी भी दलील की गुंजाइश नहीं होगी। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि पानी डालने के फ़ौरन बाद इन दोनों की गर्दनों पर तलवार रख देना और जिस घड़े का पानी सुर्ख हो उसका सर कलम कर देना, क्योंकि वही मुजरिम होगा। अब लड़की और बुजुर्ग के चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे और हजूम को अजीब नज़रों से देख रहे थे। बादशाह सलामत के हुक्म के मुताबिक उन दोनों ने वो पानी अपने घड़े में डाला और जल्लाद उनकी गर्दनों पर तलवार लेकर खड़ा हो गया। अब थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इन दोनों के जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो गया, क्योंकि दोनों सोच रहे थे, अगर मेरे घड़े का पानी सुर्ख हुआ
तो ये जल्लाद फ़ौरन मेरा सर कलम कर देगा। दोनों को अपनी मौत नज़र आ रही थी। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि पानी खुश्क हो रहा था। जैसे ही पानी 1 फुट की गहराई के करीब गया तो उस लड़की ने चीख कर कहा, बादशाह सलामत, अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं आपको सच सच बता दूंगी। बादशाह के हुक्म पर जल्लाद ने तलवारें उनकी गर्दनों से हटा दी। तो उस लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपने ससुर पर गलत इल्ज़ाम लगाया। बादशाह ने पूछा, तुझे शर्म नहीं आई कि तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया? तो लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपने चचा के बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरे ससुर ने ऐसे किया। इसने मेरे बाप को पैसों का लालच दिया और मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। उसने मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा कर लिया। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस बूढ़े ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है, मैं इसको अपने घर से दूर कर दूंगी। इसलिए मैंने मौका पाकर इस पर यह इल्ज़ाम लगा दिया। बादशाह सलामत ने कहा कि किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद बादशाह ने उस औरत को बहुत सख्त सज़ा सुनाई और बूढ़ी औरत के शोहर को बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको बादशाह और इस औरत की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।